Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon Pooja, Himanshu and Jyoti. So हम लोग आज से अपना हरियाणा एडीए के मेंस के लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज से बेसिकली मेंस की क्लासेस हम देखेंगे कैसे आंसर्स लिखते हैं, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट किया जाए, है ना. तो ये सारी चीज़ें इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे. देखिए, कोई सेट पैटर्न कुछ नहीं होता कि हमें कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें फॉलो करना है, ऐसा कोई कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. तो अपने हिसाब से जो लगता है कि ये शायद लिख करके हमें और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बेटर हम फुटिंग पे जा सकते हैं या कहीं पे हम एज ले सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है. सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिम्स. लेट्स सी, आज या कल तक मैक्सिमम मेरे हिसाब से अनाउंस कर दिया जाएगा, पर वी कांट रियली वेट कि यार जब रिजल्ट आएगा तभी हम स्टार्ट करें. ठीक है. सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट द क्लासेस फॉर मेंस. तो आप लोग इसको फॉलो करना. जो भी हमारे हरियाणा एडीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लासेस करी थी, उनको हम मेंस की क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं. बस एक कंडीशन है, जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा उनके पेपर इवेल्युएट हो पाएंगे, रेस्ट स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन नहीं हो पाएगी. अदरवाइज आप मेरे से मिल सकते हैं, आपको मैं जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा सबके पेपर को चेक करना. ठीक है. सो जिन जिन लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा उन सबके मेंस की इवेल्युएशन हम करेंगे. हर सैटरडे को टेस्ट चलेगा एंड क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि राजस्थान एपीओ भी जल्दी होने वाला है, वहाँ भी मेंस है ना. और इनफैक्ट अब जुडिशरी के अंदर भी लेट्स सी क्या रहता है कि कुछ अपडेट आ जाए तो पता चलेगा, वहाँ भी लगातार वैकेंसीज तो आनी ही है. सो ये आपकी हेल्प करेगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए. देखिए, लास्ट टाइम जो हरियाणा एडीए के अंदर मेंस हुआ था, ठीक है, उसमें 150 मार्क्स का पेपर था, जो इस बार भी वही है, 150 मार्क्स. ठीक है. हेलो जोगिंदर, अमनदीप, विपुल, इशिता. ठीक है. सो 150 मार्क्स का ये पेपर इस बार भी ऐसी है, पिछली बार भी ऐसी था. पिछली बार ये 150 नंबर 15 क्वेश्चन में डिवाइडेड, तो बेसिकली 18 क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था. मतलब ऑप्शन दिए थे, 18 क्वेश्चन में ऑप्शन था कि आप उन 18 में से किसी भी 15 क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड मार्क्स 10 मार्क्स का किया हुआ था. एक क्वेश्चन 10 नंबर का. सो बेसिकली समझ गए ना. तो इसलिए 150 नंबर बन गया ये. क्या इस बार भी ऐसे ही पेपर आएगा? नोबडी नोस. क्या ये पैटर्न कहीं पे डिफाइंड है? कहीं पे डिफाइंड नहीं है. बस मार्क्स दे रखे हैं, सिलेबस बता रहा है कि भाई ये सिलेबस है और 150 नंबर का पेपर होना. 3 घंटे आपके पास होंगे, 3 आवर्स होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 150 मार्क्स का पेपर इन 3 आवर्स, राइट. अब वो 15 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, कांट रियली से. पर आई थिंक हम पैटर्न फॉलो करेंगे. हम जो सैंपल पेपर्स करेंगे उसके अंदर हम यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, 18 क्वेश्चन जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. एक पेपर तो हम इस तरीके से करेंगे, और एक पेपर हम करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको लिखने को दिए जाएंगे. उसमें मार्क्स कम कर देंगे अकॉर्डिंगली, एंड 20 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ सके. क्योंकि देखो, 18 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे 3 घंटे के लिए लिखने के लिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, राइट. सो हम मैक्सिमम वाले को भी टारगेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके का पेपर बनाया गया था. द डिफिकल्टी लेवल वॉज वेरी हाई. सो ऐसा नहीं हो कि लास्ट सेकंड हमें फिर वापस से सरप्राइज मिल जाए कि अरे पेपर क्या कर दिया ये. ठीक है. पेपर लास्ट टाइम जो हुआ था वो तो बड़ा सिंपल था, डायरेक्ट था. सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिर्फ उसी को टारगेट किया था. कुछ इधर उधर का ड्राई पोर्शन कुछ भी नहीं पूछा. अभी मैं आपको पेपर ओपन करके दिखा रहा हूं. हर एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस टू द पॉइंट एंड सभी फोकस एरिया से थे. कोई भी ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि शायद आपको लगे कि यार ये तो डिफिकल्टी है, तो मुझे नहीं आ रहा. ठीक है. आता सारा ही होगा. इट इज जस्ट द मैटर कि आप कैसे, कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज द फाइट. कौन कितना अच्छे से उसको प्रेजेंट करके आएगा, अकॉर्डिंगली नंबर उसको उसके हिसाब से मिल जाएंगे. पेपर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं आता हो. आई थिंक लेट्स डायरेक्टली प्रोसीड टू द पेपर.
जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ फाइल। ओके, सो 150 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स, ठीक है। कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट, देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जब बड़ा कर लेते हैं, इधर खड़े हो जाते हैं। So there are 18 questions, attempt any 15 questions in all, each questions part against it, ठीक है। देन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, अब बाकी पढ़ लेना। आप लोगों के पास पेपर होगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, अब देखो क्वेश्चंस देखने शुरू करो आप। सबसे पहला क्वेश्चन सीधा कॉन्ट्रैक्ट का, 2 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के हैं, ठीक है। और दोनों ही देखोगे आप कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। 2 है, आई थिंक 2 है, हाँ ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपने हरियाणा एडीए की कॉन्ट्रैक्ट की मेरी क्लासेस अटेंड करी थी, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी टू कंसिडरेशन में क्या फर्क होता है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कंसिडरेशन का क्या रूल है, इंडिया का क्या रूल है, इंग्लैंड में क्या रूल है, ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको। अप टू व्हाट एक्सटेंट द रूल ऑफ ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन हैज बीन अप्लाइड इन इंडियन कोर्ट्स सिंस प्रीवी काउंसिल टाइम्स, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली लीडिंग केस है प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन, ठीक है। सो ये क्या इंडिया में एप्लीकेबल है, किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब इंडिया के अंदर यहाँ पे बेसिकली चेंजेस हो जाते हैं, और साथ साथ ये भी पूछ रहा है भाई कुछ एक्सेप्शंस भी बता दो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। व्हाट इज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली सू एंड कैन बी सूड, राइट, यही रूल है ना। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सूड। कौन किसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, ए बी को सू कर सकता है, बी ए को सू कर सकता है, सी ए को सू नहीं कर सकता, ए सी को सू नहीं कर सकता। सी हु इज अ स्ट्रेंजर, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सूड एंड कैन नॉट सू, ये रूल है। इंडिया के अंदर भी सेम रूल है, इंग्लैंड में भी सेम रूल है, कोई फर्क नहीं है। एक्सेप्शंस आ जाती हैं फिर यहां पर, देयर आर मल्टीपल एक्सेप्शंस इफ वी टॉक अबाउट, जैसे कि मैरिज एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। लिखवाऊं? लिख लो, मैं आपको पॉइंटर से बता ही देता हूं साथ साथ। एक सेकेंड, मेंटेनेंस के अंदर होता है, जैसे किसी के सपोजिटली मे बी फैमिली के अंदर पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, और पार्टीशन के टाइम पे किसी एक विमेन के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज पता है ना, इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि भाई जब तक ये जिएगी या जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए इस लेडी को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मिलेगा, चार्ज मिलेगा, या इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, तो वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज वन एक्सेप्शन जहां पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल नहीं लगता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और के बीच में हुआ, ठीक है। देन फैमिली सेटलमेंट्स, मैरिज एग्रीमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे किसी के फेवर में कुछ इनकम अगेन ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, या फिर ठीक है, या बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, ठीक है। सो बेनिफिशियरी, ट्रस्ट के अंदर जो कोई बेनिफिशियरी होता है उसके फेवर में अगर कुछ दे दिया जाएगा तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, मैरिज सेटलमेंट्स, पार्टीशन के अंदर किसी के फेवर में चार्ज, मेंटेनेंस किसी के फेवर में आ गई, ठीक है। और क्या बताए, यही बताए, ये सारे बेनिफिशियरी हो गया, ये सारे एक्सेप्शंस हैं जहां जो कि आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा हाँ, यहां पे आपको इंडियन केस जरूर लिखना चाहिए। वो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टी टू कंसिडरेशन के बीच में जो डिस्टिंक्शन बताया था, लीडिंग केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया। लिख दूं? एक काम करूंगा, मैं आपको ना इसके साइनॉप्सिस शेयर कर दूंगा बना करके, पॉइंटर्स भी दे दूंगा, मतलब अदरवाइज हमारे पे फिर जल्दी और ज्यादा क्वेश्चंस हम डील कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अब ये लिखने की बजाय मैं आपको इसके साइनॉप्सिस दे दूंगा कि यार ये पॉइंट्स है, आप वो देख लेना, ठीक है। मे बी आप उसके लिए ना एक काम करना, इट विल बी इजी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, आई थिंक जुडिशियल प्रो के नाम से बनाऊंगा, राइट। सो इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, मैं यहीं पर ही शेयर कर दूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा सब कुछ शेयर करना, ठीक है। सो
इस पेपर के साइनॉप्सिस और इनफैक्ट और भी जो क्वेश्चंस हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं उनके साइनॉप्सिस मैं रेगुलरली शेयर करता रहूंगा। दिस विल सेव आवर टाइम, ठीक है। सो मैं आपको पॉइंटर से बता दूंगा। अभी हम बात करेंगे कैसे इस आंसर को अटेम्प्ट किया जाए। मैं आपको एक सैंपल आंसर लिखवा रहा हूं, ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूं, पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं किस तरीके से लिखना है, सैंपल आंसर की तरह से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखो फटाफट। सो यहां पे क्या क्या चीजें पूछ रहा है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, देखो इधर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन के बारे में पूछ रहा है, ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन के बारे में पूछ रहा है और एक्सेप्शंस के बारे में पूछ रहा है। ये सारी चीजें ना, ये लिखना है बस हमें, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लिखो कहां दे रखा है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन कहां दे रखा है ये, इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहां पे आता है ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल? दो जगह पे है। एक तो सेक्शन 2D के अंदर दिया हुआ है जहां पे कंसीडरेशन डिफाइंड है, ठीक है। प्रोमिसार एंड प्रोमिसी, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसार नहीं लिखा, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसार द प्रोमिसी में, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन में, मतलब प्रोमिसार के कहने पे होता है, तो वहीं पर ही बन जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये टॉपिक भी आपको पढ़ा चुका हूं वैसे, ठीक है। जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं पिछली, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, बट ठीक है इतना टाइम नहीं है। एटलीस्ट जो क्विक रिवीजन क्लासेस हमारी लास्ट में हुई थी आप वो देख लेना, ठीक है। उससे रिवाइज हो जाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स। लिखो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट means that the party to the contract can sue and can be sued, can sue and can be sued, which means any stranger has no right to sue, nor he can be sued. Full stop. This rule is applicable in England. Wide, V-I-D-E, wide the judgment in Tudel versus Atkinson. Wide Tudel versus Atkinson. And is also applicable in India, under as per section 2D, as per section 2 clause D, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा D, 2D, where it mentions at the desire of the promissor, at the desire of the promissor को डबल इन्वर्टेड में कर लो। And is further provided in section 73, where it mentions that for claiming compensation, aggrieved party to the contract can sue the breaching party. Aggrieved party to the contract can sue the breaching party, जिसने ब्रीच किया है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये देखो हमने क्या करा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे, यहीं पर ही हम प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन जो कि इंडिया में एप्लीकेबल है, इंग्लैंड में नहीं है, उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउएवर इन इंडिया देयर इज अ डिपार्चर, मतलब अलग है,
there is a departure from the English law, on the point of privity of consideration, note कर लो, on the point of privity of consideration. Full stop. Section 2D itself mentions that the consideration can be given to the promisor, either by the promisee or any other person. Promisee, double E है, promisee or any other person. Promisee और any other person को again double inverted कर लो, underline कर लो. Which means it is not required that the consideration has to be paid. It is not required that the consideration has to be paid by the promisee, only. Rather, any third person can also pay the consideration. The same was also explained in Chinnaiya versus Ramayya, 1882 Madras High Court. Full stop. This is not full stop. This is how, इसी में continue है, कोई पैरा चेंज नहीं करना. Full stop. This is, however, is not allowed. This is, however, not allowed in England. ठीक है. तो हमने ये वाला आंसर कर दिया. अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ में, एक्सेप्शंस लिख देंगे. फुल स्टॉप. There are multiple exceptions wherein even stranger to contract can sue or can be sued. Full stop. These are explained below. Dash number 1. बेनिफिशियरी, नंबर 1, बेनिफिशियरी, BENE, ठीक है. बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट, वही ट्रस्ट वाली बात होती है. ब्रैकेट में कर लो ट्रस्ट. बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में कर लो ट्रस्ट. डैश इसी में लिख लो. इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन two persons wherein maintenance is to be given to some third person, then such third person can sue for enforcement. ठीक है. सेकेंड पॉइंट,
family arrangements dash in a partition process a co-partner can create a charge in favor of a family member, ठीक है, चार्ज क्रिएट हो गया, कॉमा दिस इज एनफोर्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी डैश। अब देखो दो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके बीच में, उनमें से किसी एक ने अपनी लाइबिलिटी को एडमिट कर लिया कि मुझे ना यार उसके पैसे देने, मैं दे दूंगा, तो टेंशन मत ले। तो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने बोला यार देख हम ये कर तो रहे हैं यार, तेरे को तो पैसे नहीं देने थे उसके, अभी तक उधार लेके बैठा है तूने दिए नहीं। मैंने कहा हाँ यार देने तो है, मैं उसको दे दूंगा। सो मतलब इस तरीके से मैंने क्या करा, अपनी ऑल्दो उसको नहीं एक्नॉलेज किया, हम आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने तीसरे पर्सन, मेरी लाइबिलिटी किसी तीसरे पर्सन के टुवर्ड्स है, उसकी लाइबिलिटी को मैंने एक्नॉलेज कर लिया, वो एनफोर्सेबल हो गया। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी लग जाएगा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिखो इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स, अभी पूजा रिपीट करता हूं, आगे लिखो आप, इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स, maybe a party to the contract has admitted his liability, in favor of towards a third person, comma, it will be enforceable, ठीक है। सो बस ये हो गया। अब देखो हमने क्या करा, हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे लिख लिया, कंसिडरेशन, और हाँ थर्ड पर्सन कैन सू, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट कर ली ना हमने लाइबिलिटी को, वो बंदा मेरे अगेंस्ट सू कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे चाहो तो लिंक कर सकते हो, बट ठीक है अगर कर आता है तो ठीक है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा फैमिली अरेंजमेंट वाला पॉइंट यार एक बार रिपीट करना, क्या था? इन अ पार्टीशन प्रोसेस a co-partner can create a charge in favor of a family member. In case of a partition process, a co-partner can create a charge in favor of any other family member. ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो प्रीति, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आप में, सो बेसिकली शी इज आस्किंग कि सर क्या प्रोसेस रहेगा, क्लासेस कैसे रहेंगी मेंस के अंदर। मैंने वैसे शुरू में बता दिया था, बट एक बार फिर से रिपीट कर दो, आई थिंक यू हैव जॉइन लेट। देखो क्लासेस मेंस के अंदर बेसिकली हमारे आंसर डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रहने वाली है। कोई कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत डीपली तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। हार्डली आज से देखें तो हार्डली 15-20 डेज रह गए। कब 9 अगस्त को है पेपर, 9 अगस्त को तो एग्जाम ही है, तो अपने पास आज से देखेंगे तो हार्डली 20-25 डेज भी पूरे नहीं है ना, क्योंकि जाना भी होगा, उसका प्रोसेस भी होगा, जो भी है। सो राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। बस अब तो आपने जो करा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उन्हीं को रिवाइज करिए, ठीक है। और बस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे मैं आपको बीच बीच में कुछ सैंपल आंसर लिखवा दूंगा कि आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कोई पॉइंट मत मिस करो। देखो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। अगर आप देखेंगे, अब मैं यही शुरू में भी बता रहा था,
हरियाणा एडीए का एग्जाम अगर पिछला वाला जो देखोगे, अब इस बार क्या आएगा नोबडी नोस, राइट, पर पिछला पेपर देखेंगे तो सब कुछ फोकस एरिया से पूछा हुआ है, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अपने जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, रजिस्टर्स बना रखे हैं, या अगर यहाँ पे क्लासेस ले रखी हैं, उनको रिवाइज करो जितना हो सकता है। सो वही आपकी मदद करेंगे। आंसर राइटिंग स्किल्स थोड़े डेवलप करने पड़ेंगे, कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, कैसे प्रेजेंट करना है, तो वहां से अपने को नंबर निकालने हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, 3 आवर्स 150 क्वेश्चंस, एंड लास्ट टाइम 18 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने थे, विच मींस एक क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न है। अब क्या इस बार भी यही पैटर्न होगा? अगेन वी डोंट नो, बट यस हम ट्राई करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इस पेपर के पैटर्न पे भी। प्लस जो मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, उसका भी हम एक 20 क्वेश्चन का भी टेस्ट कर लेंगे, मॉक टेस्ट कर लेंगे। जो भी सैटरडेज को टेस्ट होंगे उनका इवैल्यूएशन होगा उन स्टूडेंट्स का जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा होगा। ठीक है, यस वी आर प्लानिंग टू कवर सब्जेक्ट। आज हम पिछला पेपर रिवाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट के रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस मतलब पहले मर्केंटाइल लॉ खत्म कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्रिमिनल लॉ में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट कब होने वाला है उसका शेड्यूल मैं आज ही शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, आज हम बस पिछला पेपर देख रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, हमें कॉन्फिडेंस आएगा इस बात को जान के, और किस तरीके से पेपर बनाया जा रहा है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस दिस इज द लास्ट पेपर, आई विल शेयर दिस इन आवर टेलीग्राम चैनल जुडिशरी प्रो। इसका मैं साइनॉप्सिस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक यस ये वैष्णवी आपको रिकॉर्डिंग, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ते हैं यार, ऐसे तो फिर क्वेश्चंस भी रह जाएंगे, हम आपके क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, ये नहीं हो पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया ये, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगेन कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है, सेक्शन 56 पैरा नंबर 2। आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं बना सकते चाह करके भी। व्हाट आर मेन थ्योरीज दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द juridical basis of the doctrine of frustration, elucidate your answer with the help of case law। तो एक आधा हमें केस लॉ डालना पड़ेगा इसमें, है ना, कुछ थ्योरी है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मेन तो फ्रस्ट्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो आगे जाके वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, तो जैसी सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होगा, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में, तो वो ये पेन देना था 100 रुपीज़ में, 15 दिन बाद परफॉर्म करना था, उससे पहले ही ये पेन टूट गया, ना मैंने जान के तोड़ा ना आपने तोड़ा। तो अब ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट जैसी वॉइड हुआ, ये इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। से कहाँ दे रखा है? 56 पैरा नंबर 2 में दिया हुआ है। अब यहां पर दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिस से डिस्चार्ज हो जाएंगी, अब किसी को कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस विल नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी भी रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है। इन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड सिचुएशन, रेस्टिट्यूशन इज स्टिल पॉसिबल। कहां? सेक्शन आई थिंक 64, सेक्शन 64 के अंदर रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। अच्छा, लैंडमार्क जजमेंट जैसे पूछ रहा है तो सत्यव्रत घोष वर्सेस यस मुगनीरम करके एक जजमेंट है। ठीक है, एक रेल वर्सेस हेनरी इंग्लिश केस है, रेल वर्सेस हेनरी जो कोरोनेशन वाला था। ठीक है, किंग का कोरोनेशन ही कैंसिल हो गया था, तो फिर वो रूफ लिया था जहां पे कोरोनेशन देख पाए वो बंदा, वो प्रोसेशन ही कैंसिल हो गया क्योंकि किंग तो बीमार पड़ गया था, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड में कन्वर्ट हो गया। एक दो केसेस आप ये डाल सकते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो पूछा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कर लो जल्दी से। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, चेंज ऑफ लॉ, नॉन अकरेंस, चेंज ऑफ लॉ, नेक्स्ट नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, वही रेल वर्सेस हेनरी वाला, ठीक है, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, नेक्स्ट डेथ और इनकैपेसिटी, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, जैसे पेंटर को पेंट करना था, अब उसका हाथ में ही प्रॉब्लम हो गई, मे बी फ्रैक्चर हो गया, वो पेंट नहीं कर पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टीचर को पढ़ाना था, टीचर की तबीयत खराब हो गई, अब वो पढ़ा नहीं पा रहा। सिंगर को गाना था, उसकी आवाज़ खराब हो गई जिस वजह से वो गा नहीं पा रहा। तो ये अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड ही तो है सारे। अब चाहो तो इसको सेक्शन 37 के साथ भी लिंक कर सकते हैं। सेक्शन 37 में ये रूल मिल जाता है कि पार्टीज जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड होता है तो पार्टीज अपने अपने प्रोमिस से डिस्चार्ज हो जाती हैं, दिस विल नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, आउटब्रेक ऑफ वॉर, आउटब्रेक ऑफ वॉर, ठीक है। नहीं, वो अलग चीज होती है नोवेशन। नोवेशन होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पुराने वाले को डिस्चार्ज करके नया कुछ कर रहे हो, दैट इज नोवेशन, ठीक है। दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड, करेक्ट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सुपर क्या कहते हैं इसको, सुपर इम्पॉसिबिलिटी जो होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें थ्योरीज पूछ रहा है, एक होता है इम्प्लाइड थ्योरी। इम्प्लाइड थ्योरी का क्या मतलब है कि बेसिकली पूछ रहा है थ्योरीज, मेन थ्योरी दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन ज्यूरिडिकल बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन। अब इसमें एक आ जाती है इम्प्लाइड थ्योरी। इम्प्लाइड थ्योरी मतलब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन का रूल इम्प्लाइड माना जाता है कि अगर सब्जेक्ट, अब देखो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको ये पेन दूंगा, आप मुझे 100 रुपीज दोगे, पेन टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया 56 पैरा 2 के अंदर। लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रस्ट्रेशन अगर हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नहीं, इंप्लाइड थ्योरी के बेसिस पे ही बना हुआ है। एक हो गया इंप्लाइड थ्योरी है, देन एक और नोट कर लिया आपने इंप्लाइड थ्योरी, एक सेकंड यार। दूसरा आ जाता है इसमें न्यू ऑब्लिगेशन थ्योरी। न्यू ऑब्लिगेशन थ्योरी, अगर पार्टीज ने न्यू ऑब्लिगेशंस ले ली, यहां पे नोवेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर न्यू ऑब्लिगेशंस अंडरटेक कर लिया, पुराने वाले को डिस्चार्ज कर दिया, तो पुराने वाला तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड में कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया। समझ गए मेरे, जैसे ये पेन वाला एग्जांपल दिया, इसको हम दोनों ने मिलके रिसाइन कर दिया कि चलो इसको छोड़ो, आपने एक काम करो, इस पेन की जगह आप तो मुझे अपनी वॉच दे दो, ठीक है। तो हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया पुराने वाले को रिप्लेस करते हुए। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोवेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेशन। अब ये यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पुराना वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये दो थ्योरीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं आप, जो कि आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाकी के मैं आपको साइनॉप्सिस शेयर करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहा है केवी अटेम्प्टर, थ्योरी ऑफ केवी अटेम्प्टर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन, सेक्शन 16 के अंदर दिया हुआ है केवी अटेम्प्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो पूछ रहा है केवी अटेम्प्टर क्या होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, इसके एक्सेप्शंस पूछ रहा है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड टू प्रोटेक्ट द परचेजर, कुछ नहीं है, एक्सेप्शंस पूछ रहा है, ठीक है। केवी अटेम्प्टर क्या होता है, लेट द बायर बिवेयर, ठीक है, कि जहां पे कोई इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होता एज टू द फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, देखो अब गुड्स के कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं उसके दो पर्पस होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर पर्पस, एक होता है जनरल पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉटल खरीदी, ठीक है, पानी की बॉटल खरीदी, उसका पर्पस क्या है, जिसमें पानी स्टोर हो सके, दिस इज जनरल पर्पस। गुड्स मस्ट बी फिट फॉर जनरल पर्पस, ये रूल है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो बॉटल के अंदर पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। अब मैंने बॉटल खरीदी, उसके अंदर मेरे को पानी ठंडा रखना था, बॉटल दे दी, मैंने उसमें पानी डाला, ठंडा पानी डाला, पर वो थोड़ी देर में गर्म हो गया। मैं सेलर के पास गया कि भैया ये तो आपने गलत किया, आपने मेरे को ऐसी बॉटल दी नहीं जिसमें ठंडा रहे। उसने कहा कि आपने कब बताया मेरे को ये बात। तो यहां पर क्या लगेगा, केवी अटेम्प्टर, कि जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो जो सामान है दैट मस्ट मैच योर पर्पस, ये किसको ध्यान रखना है, ये बायर को ध्यान रखना है।
इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ केविएट एम्प्टर। सो देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी। कंडीशन वारंटी क्या होता है? कंडीशन वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस। वारंटी वो जो कि कोलैटरल है, पैरेलल है मेन पर्पस से, ठीक है। सो कंडीशन और वारंटी में ये डिफरेंस होता है। तो कहते हैं कि सेक्शन 16 में देयर इज नो कंडीशन और वारंटी एज टू द फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ केविएट एम्प्टर, ठीक है। रेस्ट डिटेल में हम ऑलरेडी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगेन वही बात, क्लासेस एक बार देख लेना। इसके अलावा रिवीजन वाली जो क्लासेस अगर आप चाहो तो आपके पास, क्योंकि सारे लेक्चर्स का हमने रिवीजन भी किया था, तो वहाँ पर भी ये मैंने वापस से बताया होगा, आप एक बार चेक कर लेना। ऑलराइट, सो एक्सेप्शंस सेक्शन 16 के अंदर ही हमारे पास सारे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपने पर्टिकुलर पर्पस पहले ही डिस्क्लोज कर दिया तो फिर केविएट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई। केविएट एम्प्टर का उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है? केविएट वेंडिटर। केविएट वेंडिटर मतलब सेलर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो जब कोई केविएट एम्प्टर ना लगाए तो उसका मतलब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वहां लग जाता है केविएट वेंडिटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर जनरल पर्पस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की। तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? केविएट वेंडिटर, ठीक है। एक्सेप्शंस के अंदर आप ये डाल सकते हैं साथ में, अगर आपको टाइम ही नहीं मिले गुड्स को एग्जामिन करने का, नो टाइम टू एग्जामिन द गुड्स, तो अगेन सेलर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि केविएट एम्प्टर तो तब लगाओगे ना जब सामने वाले ने, बायर ने सामान को देखा हो। जब देखा ही नहीं, अब डिजिटल सेल हुई है, ठीक है, आपने अमेजोन से कुछ खरीद लिया, तो वो जब घर में डिलीवर हो गया तभी तो चेक करोगे ना कि क्या वो पर्पस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है एक्सेट्रा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में अब, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल एरा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे सेल डिजिटल वर्ल्ड पे हो रही है, वैसे वैसे इस थ्योरी की अपने आप में जो पर्पस है वो डिफीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है इनफैक्ट, ठीक है। साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यहाँ पे रिलेट कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद अगेन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है हर चीज की, ठीक है। इवन दो बायर नेग्लिजेंट था, जिस टाइम खरीद रहा था बायर वॉज नेग्लिजेंट, स्टिल सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये सब चीजें आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर अगेन अगेंस्ट द गुड्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अनपेड सेलर। अच्छा, राइट ऑफ लियन के बारे में पूछ रहा है, ओवर द गुड्स। अंडर व्हाट केसेस अनपेड सेलर ऑफ गुड्स राइट टू लियन कम्स टू एन एंड। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। अनपेड सेलर मैंने पढ़ाया था सेक्शन 45। सेक्शन 45 में दे रखा है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो जिसने सामान बेच दिया और उसको पैसे नहीं मिले हैं। कितने पैसे नहीं मिले, या तो पूरे ही नहीं मिले या थोड़े नहीं मिले, सो दैट वो उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। अगर कोई अनपेड सेलर है उसके पास 3 राइट्स हैं। देखो, वैसे या तो वो सिंपल मनी रिकवरी का सूट फाइल कर दे, नहीं तो उसके पास राइट्स है अगेंस्ट द गुड्स। देखो, 2 तरीके की राइट्स होती हैं, एक होती है राइट अगेंस्ट गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट क्या राइट है? राइट टू फाइल द सूट, ठीक है, सूट फाइल कर दे कि भाई पैसे नहीं दे रहा तू, मेरे पैसे वापस कर, मनी रिकवरी का सूट होगा। दूसरा होता है अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट, सामान के अगेंस्ट। सामान के अगेंस्ट आप राइट एक्सरसाइज कर पाओगे तब जब अगर आपके पास खुद के पास सामान है, मतलब इफ सेलर इज स्टिल इन द पोजेशन ऑफ गुड्स, देन सेलर कैन एनफोर्स हिज राइट ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है, अंडर सेक्शन 45, ठीक है। 46 में राइट्स रखी हैं। 3 तरीके की राइट्स होती हैं, एक तो लियन, दूसरा स्टॉपेज ऑफ गुड्स एंड तीसरा राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। सेलर, लियन का क्या मतलब है? लियन मींस रिटेन पोजेशन। मैंने आपको कुछ सामान बेचा, आपने पैसे दिए नहीं, सामान अभी भी मेरे पास ही रखा है, तो मैं आपको दूंगा ही नहीं। रिटेन पोजेशन, मैं उस पोजेशन को कब तक रखूंगा? जब तक आप मेरे को पैसे नहीं दे देते, या अगर गलती से मेरे पास से पोजेशन आपको ट्रांसफर हो गया तो मेरा लियन एंड हो जाएगा वहीं की वहीं, ठीक है। स्टॉपेज का मतलब क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ गुड्स, सामान रास्ते में है, आप पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। स्टॉपेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि रास्ते में है सामान,
किसके पास है? कैरियर के पास है, इंडिपेंडेंट कैरियर के पास है। इंडिपेंडेंट कैरियर मतलब जो सामान लॉजिस्टिक्स को कैरी कर रहा है, ठीक है, सामान को ले जा रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट कैरियर के पास है और इतने में पता चला जो वो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में सेलर बायर के अगेंस्ट क्या कर सकता, बेसिकली गुड्स के अगेंस्ट क्या कर सकता है? उस सामान को रोक सकता है कि भाई इसको डिलीवरी मत करना। इसको बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स। एंड तीसरा होता है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल का क्या मतलब है कि अगर सामान आपके पास है, ठीक है, आपने लियन एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, लियन समझ गए ना कि आपके पास मतलब सेलर के पास पोजेशन था, बायर ने पैसे नहीं दिए, सेलर ने कहा मैं तेरे को सामान भी नहीं दूंगा, ठीक है, सेलर ने लियन एक्सरसाइज करी, बायर को बोला भाई या तो पैसे दे दियो नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। तो सेलर ने अपनी लियन को एक्सरसाइज करने के बाद अगर नोटिस दिया बायर को कि तूने कहा था पैसे दे देगा, नहीं दे रहा तू, सामान मैं नहीं दूंगा, या तो दे दियो नहीं तो किसी और को रीसेल कर दूंगा, फिर भी नहीं करता, तो सेलर हैज राइट ऑफ रीसेल, वो अपने सामान को रीसेल कर सकता है। और यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाती है पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो थोड़े टाइम में ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी पेरिशेबल गुड्स के अंदर नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेलर के पास पोजेशन है तो सेलर इमीडिएटली बायर को बिना नोटिस दिए किसी और बायर को सेल कर सकता है, मतलब रीसेल, राइट ऑफ रीसेल वो किसी और को कर सकता है। बस ये 3 तरह की राइट्स हैं, ठीक है। लियन पूछ रहा है डिटेल में, तो आपको लियन एक्सरसाइज लियन के बारे में सब कुछ बताना है, बाकी बस पासिंग रेफरेंस जरूर दे देना, सेक्शन 45-46 देख लेना, ठीक है। अच्छा आगे देखो, सॉरी मिस हो गया क्या? हाँ, या क्वेश्चन नंबर 5, the person sharing the profits of business do not always incur the liability of partners unless the real relation between them is that of partners। क्या बोल रहे हैं? एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहां दे रखा है? सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जहां पे कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस है, लैंडमार्क जजमेंट। तो बेसिकली कह रहा है क्या सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से यह पता चल जाता है कि यह बंदा पार्टनर है या नहीं? मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आप मैं और हम दोनों कुछ प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, डज इट मीन कि हम दोनों पार्टनर्स हैं? अब ये जरूरी नहीं है। एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन में लीड डाउन किया गया था, वहां स्पेसिफिकली बोला गया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज रियल रिलेशन ऑफ पार्टीज। लुक एट द रियल रिलेशन ऑफ द पार्टीज। क्या पार्टीज के रिलेशन इस तरीके का है कि वो पार्टनर्स की तरह काम कर रहे हैं, अपने एक्ट से दूसरे को बाइंड कर रहे हैं, वो दूसरा अपने एक्ट से सामने वाले को बाइंड कर रहा है, मतलब एक दूसरे को अपने अपने एक्शन से वो बाइंड कर रहे हैं। क्या वो इस तरीके से काम कर रहे हैं? अगर उसकी उनकी फंक्शनैलिटी इस तरीके की है, रियल रिलेशन उनका पार्टनर जैसा है, तो वो पार्टनर्स हैं, अदरवाइज वो पार्टनर्स नहीं है। जिसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हस्बैंड वाइफ, दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। डज इट मीन कि वो पार्टनर्स हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर देने से पार्टनर्स नहीं बनेंगे। अब ये डिपेंड करेगा उनका रियल रिलेशन क्या है, नॉट एज हस्बैंड वाइफ, उनका जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर रियल रिलेशन क्या है वो देखना जरूरी है। अब यहां पे क्या आपको सारे 360 डिग्री देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनके वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, कैसे उनके ऑपरेशंस रहते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वर्किंग क्या है। एंड यस, प्रॉफिट शेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली वे और द ओनली रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनर। होल्डिंग आउट पार्टनर कहां दे रखा है? सेक्शन 28, सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। होल्डिंग आउट पार्टनर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखो सारे टॉपिक अब तक तो वही आए हैं जो मैंने सारे पढ़ा रखे हैं आपको क्लासेस के अंदर। पता नहीं इस बार पेपर में वो आता है तो अच्छा होगा, नहीं तो देखा जाएगा, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कैसा रहेगा पेपर। पेपर तो ऐसा लग रहा है कि मेहनत करके बनाया जाएगा, ये तो बिना मेहनत के बना हुआ है पेपर, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस उसको उठाया और उनके क्वेश्चंस बना दिए। पर जो ये पेपर लास्ट अभी प्रीलिम्स होके चुका है, ये एक्चुअल में बहुत मेहनत करके बनाया था पेपर। ऐसा पेपर बनाने के लिए मतलब टेक्स टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि आज बैठो और फटाफट से एआई से बना दो, नहीं होता, एआई से नहीं बन पाएगा इस तरीके का पेपर। एआई विल नॉट बी एबल टू मेक सच काइंड ऑफ पेपर। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब इस पेपर में मेहनत तो हुई है।
जो अब सोचो जो इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मेंस इंटरव्यू दे के बैठे हैं, उनके नहीं पेपर, उनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो कैसे होगा? मतलब ऑब्वियसली मतलब यहाँ सारे बराबर हो गए यहाँ पे। तो वैसे मेंस में मुझे नहीं लगता कि ड्राई पोर्शन से पूछेंगे, रहेगा तो फोकस एरिया, पर क्या इतने सिंपल तरीके से पूछेंगे वो मुझे पता नहीं, शायद डाउट लग रहा है इस बार, कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है। इसलिए अपने पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंस रखना पेपर में, पैनिक नहीं करना। क्योंकि अगर पेपर देखा अरे यार ये कैसे होगा, तो वहाँ आधा कॉन्फिडेंस आपका वहीं गया, फिर वो तो पेपर होना ही नहीं है पूरा किसी भी हालत में। अपने बिना पैनिक करे आराम से शांति से पेपर करोगे, जितना मर्जी डिफिकल्ट पेपर हो, क्योंकि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर डिफिकल्ट पेपर है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है। उस चीज़ को नहीं भूलना है कभी भी। अब ये बहुत गलतियां करी हैं इस पेपर के अंदर, ये जो अभी पेपर हुआ है इसके अंदर क्या 40-50 नंबर स्कोर करना मुश्किल था? इतना मुश्किल तो नहीं था। अगर पैनिक, जिन्होंने पैनिक करा है उनके पेपर के अंदर मार्क्स कटे हैं। और देखो ना कट ऑफ उसके हिसाब से, हमें सबको पता है कट ऑफ बहुत नीचे जानी है इस बार, ठीक है। अब कितनी नीचे गिरेगी वो बस वो ही वेट कर रहे हैं, कहां तक वो गिर सकती है कट ऑफ, तो वेट करते हैं, पता चल जाएगा रिजल्ट तो 1-2 दिन में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप एग्जामिनेशन हॉल की है कि पेपर देख के कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मेंस में एंटर कर रहे हो, आपका बेसिक्स तो क्लियर है, तो दैट मीन्स आप सभी के साथ, सभी स्टूडेंट के एट पार ही हो, सबके लिए ही मुश्किल होगा पेपर। और अगर आसान होगा तो ये भी ध्यान रखना सबके लिए आसान होगा, ये नहीं कि आप ही को अरे वाह मेरे को तो आता है ये तो, अरे भाई आपको आता है। अब ये होल्डिंग आउट पार्टनर अगर आपको आता है तो सबको ही आता है, ठीक है। मतलब देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हिच दे आर आस्किंग। होल्डिंग आउट पार्टनर क्या होता है? जब एक आदमी अपने आप को पार्टनर की तरह दिखा रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टॉपल। होल्डिंग आउट पार्टनर में क्या होता है? जब दो पार्टनर्स हैं, याद है मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लास के अंदर, दो पार्टनर्स हैं, उनका एक कॉमन फ्रेंड है, रोज उस बिजनेस में आके बैठ जाता है, उस दुकान पे, मे भी दुकान चलाते हैं दोनों मिलकर, उस दुकान पे आके वो जो तीसरा बंदा है, उन दोनों का कॉमन फ्रेंड, वो आके बैठ जाता है। लोगों को, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको ऐसे दिखाता है मेरी दुकान है, जैसे मैं ही उनका पार्टनर हूं। उनमें से किसी एक ने, जो एक्चुअल पार्टनर्स थे, उनको लोन दे दिए, ये सोचते हुए कि जो तीसरा बंदा है जो उनका दोस्त है ये इनका पार्टनर है। उसको नहीं पता कि ये पार्टनर नहीं है, उसको तो यही लग रहा है कि ये पार्टनर है, और वो लोन दे दिया। वो जो दोनों पार्टनर्स हैं वो लोन रीपे नहीं कर रहे। अब ये बंदा जिसने लोन दिया, क्रेडिटर, ये इस होल्डिंग आउट पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि बेटा पैसे दे मेरे, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टॉपल। होल्डिंग आउट पार्टनर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टॉपल, जहां पे एक आदमी रिप्रेजेंटेशन देता है, दूसरा उसको सच मानता है, सच मान करके अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लेता है, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ये सब चीजें लिखनी और क्या है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगेन क्रिमिनल लॉ का इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अटेम्प्ट ऑफ प्रिपरेशन के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं। डिफाइन अटेम्प्ट, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्रिपरेशन। टू कॉन्स्टिट्यूट अटेम्प्ट, द एक्ट डन मस्ट बी पेनल्टीमेट। ओके, पेनल्टीमेट मतलब जहां पे पेनलाइज्ड वाली चीज होनी चाहिए वो। एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस और द कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफेंडर। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सो सबसे पहले तो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अटेम्प्ट अब कहां दे रखा है? सेक्शन 48 में चला गया ना, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, 62 करेक्ट, 61 में कॉन्स्पिरेसी है ना, और 62 में अटेम्प्ट है, जो पहले 511 हुआ करता था, है ना। सो अटेम्प्ट, बेसिकली अटेम्प्ट तो पनिशेबल है, प्रिपरेशन हर जगह पे पनिशेबल नहीं है, कुछ केसेस में प्रिपरेशन को पनिशेबल बना रखा है, अदरवाइज एज अ जनरल रूल प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। प्रिपरेशन इज अ स्टेप बिफोर अटेम्प्ट। प्रिपरेशन इज रेलेवेंट फैक्ट अंडर बीएसए। बीएसए के अंदर रेलेवेंट फैक्ट है सेक्शन 5 के अंदर, 5 है ना, 6 के अंदर, 6 ऑफ बीएसए, अब 6 हो गया ना। मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, है ना, सेक्शन 6 के अंदर ये रेलेवेंट फैक्ट का काम करता है। दैट मींस प्रिपरेशन हेल्प्स इन प्रूविंग द ऑफेंस। रेलेवेंट फैक्ट का क्या मतलब होता है? वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने में मदद करते हैं। सो प्रिपरेशन हेल्प्स इन प्रूविंग द ऑफेंस, ठीक है। प्रिपरेशन हेल्प करता है
ऑफेंस को प्रूव करने के लिए, और अटेम्प्ट तो पनिशेबल ही होता है सीधा, ठीक है। अटेम्प्ट की अगली स्टेज क्या होती है? कमीशन। तो सबसे पहली आती है इंटेंशन, मतलब मेकिंग ऑफ द माइंड, माइंड अपना प्रिपेयर करना कि मेरे को फलाना ऑफेंस कमिट करना है, सो दैट इज इंटेंशन। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है प्रिपरेशन, तैयारी करना, फिर आती है अटेम्प्ट एंड देन फाइनली कमीशन, ठीक है। यही आपको करना है इसके अंदर। अच्छा, अगला देखो क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस, अगेन क्या डिग्री ऑफ मेंस एरिया की तो फर्क है, बाकी तो सब सेम ही है। जहां पे हम बीएनएस, इनफैक्ट हाँ बीएनएस तो मैंने शायद पढ़ाया था आपको, बीएनएस हरियाणा में, हरियाणा एडीए में मैंने तो पढ़ाया बीएनएस आपको। तो मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के बीच में डिफरेंस बताया होगा कि 3 डिग्रीज होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं सेक्शन। अब कहाँ है 100, 101 है ना। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, 2, 3, ठीक है। पार्ट 1 रिलेट करता है मर्डर के, अब मर्डर के अंदर क्लॉजेज है, क्लॉज 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पार्ट 1 रिलेट करता है मर्डर के क्लॉज 1 के साथ, पार्ट 2 रिलेट करता है मर्डर के क्लॉज 2 एंड 3 के साथ, एंड पार्ट 3 रिलेट करता है मर्डर के क्लॉज 4 के साथ। सो इस तरीके से आपस में रिलेशन है। एक्टस रियस, चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो चाहे मर्डर हो, दोनों में क्या चाहिए? डेथ। डेथ का होना जरूरी है। अगर डेथ नहीं हुई तो वो ऑब्वियसली ना कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं तो मर्डर भी नहीं है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड क्या है? जीनस, और मर्डर उसकी क्या है? स्पीशीज। एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड मे नॉट अमाउंट टू मर्डर। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ इंटेंशन आपको एक्सप्लेन करना है, इंटेंशन नॉलेज की डिग्री में क्या फर्क है, ठीक है। मैंने बता रखा है वेदर द लायबिलिटी इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कंसीडरिंग द नेचर ऑफ वेपन्स यूज्ड इन दैट। ये हो सकता है क्या वेपन के बेसिस पे भी आप लायबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक के हाथ में कोई स्टिक है, दूसरे के हाथ में कोई सपोजिटली कोई एक्स है, मतलब बहुत ही शार्प वेपन है, तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन ज्यादा है, उसका मेंस एरिया ज्यादा है उस ऑफेंस को कमिट करने का, तो उससे आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है। अच्छा, ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन, बीएनएस का ही कहा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी अंडर आईपीसी। लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी। अब ये बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में पूछ रहा है, और भी कुछ है क्या? हाँ ठीक है, वही है। अच्छा, ड्रंकनेस को भी पूछ रहा है, ठीक है, छोड़ो उसको। सो इंसैनिटी इज अ डिफेंस, सेक्शन 84 हुआ करता था पहले, अब क्या 22, ठीक है। इंसैनिटी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 22 बीएनएस में चला गया, जो पहले 84 ऑफ आईपीसी था। अगर कोई आदमी अनसाउंड है, ठीक है, तो आपको ये, तो वो डिफेंस है बेसिकली, एनी एक्ट डन बाय एन अनसाउंड पर्सन इज नॉट एन ऑफेंस, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, दैट इज नॉट पनिशेबल। आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा? लीगल अनसाउंडनेस एज वेल एज मेडिकल अनसाउंडनेस। लीगल अनसाउंडनेस में क्या प्रूव करेंगे? डिग्री किस लेवल की थी, नेचर ऑफ एक्ट, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, और द एक्ट विच ही वॉज डूइंग इज अगेंस्ट द लॉ एंड क्या था? अगेंस्ट लॉ एंड रॉन्ग एंड अगेंस्ट लॉ। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, प्लस साथ में आपको मेडिकल अनसाउंडनेस यहाँ पे प्रूव करनी है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मेडिकल अनसाउंडनेस डॉक्टर प्रूव करेगा, लीगल अनसाउंडनेस उसका कंडक्ट प्रूव करेगा। और कंडक्ट कहां रेलेवेंट होता है? सेक्शन, अब यहाँ पे इसको अगर चाहो तो इंटरलिंक कर सकते हैं, सेक्शन 6 अभी पढ़ा हमने, सेक्शन 6 पीएसए के साथ इसको इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीगल और इसमें। अच्छा, ड्रंकनेस इनवॉलंटरी अगर किया गया है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो वो डिफेंस बनता है, अदरवाइज वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी है। आई थिंक आज के लिए इतना करते हैं, एंड क्योंकि अगला लेक्चर है वो अपना राजस्थान के लिए, सो आज के लिए इतना करते हैं। प्लीज इन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना। आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर एज वेल एज इस पेपर के साइनॉप्सिस, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक बार फाइनलाइज करके आपको साइनॉप्सिस भेज रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, जुडिशियल प्रो का टेलीग्राम चैनल है, एक बार चेक कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे शेयर करूंगा मैं, और उन्हें सॉल्व करो, प्रैक्टिस करनी शुरू करो। कल हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब एक दो दिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कितना बड़ा कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई विल शेयर द एग्जैक्ट शेड्यूल विद यू कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट अपने को कवर करना है। सो आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, अगर लिखोगे नहीं
तो फिर वो जो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम वो मेंस का एग्जाम आपका प्रैक्टिस पेपर बन जाएगा। तो सोच लो क्या करना है। बिना लिखे पेपर मेंस कभी नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। रीड करने से कुछ नहीं होगा। रीड तो मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, साइनॉप्सिस बता रहा हूँ, आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ। जब तक लिखोगे नहीं तो आपका पेपर कभी नहीं निकलने वाला। एवरी सैटरडे आपका प्रॉपर सब्जेक्ट कोई भी हो रहा हो, आपका पेपर पूरा होगा, मतलब फुल लेंथ पेपर चलेंगे। क्योंकि आई एम प्रिज्यूमिंग, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, मैं तो प्रिज्यूम ही करूँगा कि ऑब्वियसली आपने अभी पढ़ा भी है तो फ्रेश तो है ही, उनको फटाफट 4-5 दिन में अपना रिवाइज कर लो, जिससे कि सैटरडेज को अपने टेस्ट करने शुरू कर दो। ठीक है, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।